नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग सीएमटी जो छूटा रह गया था उसके बाद को हम लोग आगे करेंगे। धारा 46 हम लोगों ने बताया था, तो आप लोग बताइए कि धारा 46 में कौन कौन सी बातें हम लोगों ने किया। जैसे कभी धारा 46 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप भी जान रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि धारा 46 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 4 या 5 पॉइंट जो हमने बताया था आप लोगों को कि धारा 46 में इन 4 पॉइंट को आप जो मेन जो इसका धारा 46 का जो क्रक्स है वो आप बताइए कौन सा क्रक्स है, किस चीज़ पे बात करती है धारा 46। मुख्य रूप से धारा 46 सर अंतरण जमीन के अंतरण पर बात करती है, क्रय विक्रय पर। इसमें से इसका मुख्य जो पॉइंट हो एसटी जो है, एसटी को जमीन अगर बेचना चाहे तो उपायुक्त की अनुमति से ही वह इसका अंतरण कर सकता है। और अंतरण करने वाले दोनों क्रय और विक्रेता जो है वो एक ही थाना क्षेत्र के अंदर होंगे। उनकी जमीन भी जो है वही थाना क्षेत्र में होनी चाहिए। इसी प्रकार एससी एससी को जमीन अपने ही कम्युनिटी में वो अंतरण कर सकता है। इसमें सेम जिला का प्रावधान है कि दोनों एक ही जिला में, और जिस जमीन का भी अंतरण हो एक ही जिला में हो। ओबीसी में भी सेम कंडीशन है। और एक लास्ट है जनरल को ही जमीन वो बेच सकता है, अंतरण कर सकता है। ठीक है। और पूछता पॉइंट इसमें क्या है, और पूछता क्या है? मुख्य रूप से तो 5 यही था। और इसमें एक पॉइंट वही था कि अगर 12 वर्ष के बाद भी अगर जिसकी ज़मीन है वो अपना हक वापस लेना चाहते हैं तो वो डीसी की अनुमति से उसको आवेदन दे सकते हैं डीसी को कि हमें वो ज़मीन चाहिए। तो उसके खिलाफ डीसी मतलब उपायुक्त एक्शन लेगी और उसे 6 महीने की अवधि प्रदान करेगी, जिसमें 6 महीने में अगर कोई संरचना का निर्माण किया गया है तो वो अपनी संरचना को हटा दे, अन्यथा 6 महीने बाद वो अपने प्रशासनिक बल से उसे हटाएगी और उसे ज़मीन का हक वापस दिलाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। धारा 46 को, धारा 46, धारा 21 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, 21A ये सारी। आज हम लोग देखेंगे धारा 49। धारा 49 46 में जो बातें कही गई थी अंतरण पर प्रतिबंध। धारा 46 मतलब कोई भी जमीन के खरीद बिक्री था ना, व्यापार वाणिज्य जो किया गया था उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध था। अब धारा 49 जो बताता है कि इसके अंदर रैयत जो है वो उचित एवं पर्याप्त कारणों से, उचित और पर्याप्त कारण से अपनी भूमि का अंतरण करेगा। अंतरण हमने बताया था, अंतरण का क्या हो, क्रय और विक्रय। क्रय और विक्रय। तो हम लोग देखेंगे धारा 49 धारा 49 इम्पोर्टेंट है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि रैयत, धारा 49 बताता है कि रैयत, जो रैयत है, रैयत उचित एवं पर्याप्त कारण से, रैयत उचित एवं पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। धारा 49 रैयत क्या कर सकता है, उचित एवं पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। ठीक है, तो उचित एवं पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। तो भूमि का अंतरण के लिए ये बताता है कैसे, किन उद्देश्यों से,
किन कारणों से वो अपनी भूमि का अंतरण करता है। ये कारण क्या है? भूमि का अंतरण का, ठीक है, अंतरण का जो कारण होगा, किन कारण, भूमि का अंतरण का कारण, कारण क्या क्या हो सकता है? भूमि के अंतरण का जो कारण होगा, फर्स्ट जो कारण होगा उद्योग के लिए, उद्योग एवं इसके अनुषंगी इकाई के लिए। तो सबसे पहला कारण होगा उद्योग एवं इसकी अनुषंगी इकाई के लिए। एक तो कारण ये हो गया उद्योग लगाना हो एवं इसकी जो अनुषंगी इकाई के लिए वो अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। दूसरा जो होगा खनन कार्य के लिए, उसकी जो भूमि होगी या खनन कार्य हेतु, खनन या उसकी अनुषंगी इकाई के लिए। तो यहाँ पे देखो भूमि का अंतरण, यदि वह उसके जमीन में खनन का कार्य, उद्योग से संबंधित कोई बात, तो उसके उद्देश्य से वो क्या करेगा, भूमि का अंतरण करेगा। ठीक है, अनुषंगी का मतलब, अनुषंगी का उससे संबंधित, खनन से संबंधित। ठीक है, तब इसमें क्या है, इसमें आप देखिएगा कि इस धारा के तहत सिर्फ उद्योग और खनन के लिए, खनन कार्य के लिए जमीन, जनजातीय जमीन का अंतरण हो सकता है। इसमें खरीदार कोई जाति का नहीं हो सकता। जो अंतरण होगा इसमें कोई भी जाति जो होगा, कोई जाति का नहीं होगा, बल्कि कोई ये संस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या निगम हो सकता है, वो उसके जमीन का अंतरण कर सकते हैं। कोई जाति नहीं, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिएगा कि जो कारण हो गया उद्योग एवं इसकी अनुषंगी इकाई के लिए और खनन कार्य। ठीक है, तो इसके लिए कोई व्यक्ति या जाति नहीं, बल्कि संगठन, ठीक है, कोई भी संगठन जो है वो लिखिएगा कि बल्कि संगठन, संस्था, बोर्ड या निगम, संगठन, संस्था, बोर्ड या निगम इनके जमीन को ले सकती है, इनके जमीन को ले सकती, लेगी, कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, इसमें एक क्लाउज आया 1996 के पहले, 1996 एक क्लाउज के पहले अन्य कारणों हेतु जमीन का अंतरण संभव था। ठीक है, 96 के पहले अन्य कारणों हेतु जमीन का अंतरण संभव था, लेकिन 96 के बाद सीएटी संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा सिर्फ उद्योग एवं खनन के लिए जमीन का अंतरण 1996 में सीएटी का संशोधन हुआ। उसमें बताया गया कि केवल उद्योग एवं इसकी अनुषंगी इकाई के लिए और खनन कार्य के लिए ही जमीन का अंतरण। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ?
हाँ, तो लिखिए 1996 सीएनटी संशोधन अधिनियम, सीएनटी संशोधन अधिनियम 1996 के बाद सीएनटी संशोधन अधिनियम 1996 के बाद क्या हुआ? उद्योग और खनन हेतु, उद्योग और खनन हेतु इसका अंतरण, जमीन का अंतरण हुआ। उद्योग और खनन हेतु जमीन का अंतरण, खनन हेतु जमीन का अंतरण, ठीक है। तो क्या कहा गया? 49 क्या कहता है कि रैयत जो है वो उचित और पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। तो ये उचित और पर्याप्त कारण क्या है? तो कारण जो है उद्योग एवं इसके अनुषंगी इकाई के लिए और खनन कार्य हेतु, इसके लिए कोई व्यक्ति या जाति नहीं ले सकता है इनके जमीन को। तो कौन लेगा? कोई संस्था हो गया, संगठन हो गया, ठीक है, या बोर्ड, निगम इनके जमीन को ले सकता। 1996 के पहले क्या था? अन्य कारणों हेतु जमीन का अंतरण संभव था, लेकिन 1986 संशोधन अधिनियम 1996 के बाद उद्योग और खनन हेतु ही जमीन का अंतरण संभव। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? चलिए तो ऐसे प्रत्येक अंतरण के लिए, ऐसे जो भी प्रत्येक अंतरण के लिए यहाँ भी वही चीज है कि उपायुक्त का अनुमति अनिवार्य। ठीक है, जो भी उद्योग हो गया या खनन हो गया, इसके लिए भी यदि अंतरण हम लोग के करेंगे तो वहां भी उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य है। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा। जमीन का अंतरण होगा तो जमीन का अंतरण किस? तो उपायुक्त की अनुमति से, उपायुक्त की अनुमति से। ठीक है, उपायुक्त की अनुमति से। 71 बहुत इंपॉर्टेंट था। 49 अब धारा 71 देखिएगा, ये क्लियर हुआ। धारा 49, धारा 71 देखिए। धारा 71 धारा 71 ये भी अंतरण से ही संबंधित है। धारा आपका देखेंगे 46, ये अंतरण 46, 40, 46, 49 और 71 ये अंतरण जमीन के खरीद बिक्री से संबंधित है। तो यहाँ धारा 71 में है कि काश्तकार की जो भूमि, काश्तकार आप समझ रहे हैं, रैयत या खेती जो खेतीहर जो खेती करता है, तो गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है। यदि काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत समझ में आ रहा है? कायमी रैयत क्या होता है? कायमी रैयत जिसमें मालिकाना हक हो, जिस जमीन पर रैयत का मालिकाना हक, जिस जमीन पर रैयत का मालिकाना हक हो वो कायमी रैयत है। तो कहता है यदि किसी काश्तकार की भूमि, कोई भी काश्तकार है, उसकी भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है, गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर एवं गैर कानूनी रैयत 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त को लिखित सूचना देता है, तो उपायुक्त जांच उपरांत रैयत की जमीन पर कब्जा दिलाएगा। अगर टाइम क्रॉस कर दिया तब उसके बाद कोई चांस नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, तो लिखिए काश्तकार की भूमि
यदि किसी काश्तकार की भूमि यदि किसी काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है, यदि काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर मतलब यदि किसी काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की गई और कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर ठीक है, उपायुक्त को या फिर गैर कायमी रैयत, ठीक है, कायमी रैयत 3 वर्ष और गैर कायमी रैयत 1 वर्ष, हाँ, उपायुक्त को आवेदन देता है तो क्या होगा? तो जांच के उपरांत रैयत को जमीन का कब्जा दिलाएगा। उपायुक्त जांच उपरांत रैयत को उसके जमीन का कब्जा दिलाएगा, ठीक है। काश्तकार 1 वर्ष बोले, हाँ, काश्तकार 1 वर्ष, गैर कायमी रैयत और एक हो गया गैर कायमी रैयत। जिसको गैर कायमी रैयत क्या होगा? जिसमें उसका हक ना हो, जिसमें उसका हक नहीं है, सिकमी उसी को, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिकमी, ठीक है। इसी में 71 में ही एक उपधारा आया 71A, ठीक है। तो 71A में बताया गया है, 71A में बताया गया है कि यदि आदिवासी रैयत की जो भूमि है उस भूमि में ऐसा बताया गया है कि धारा 46 या अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, धारा 46 या फिर अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो वह खरीदार को बगैर किसी क्षतिपूर्ति दिलाए रैयत को उसकी भूमि का दखल दिलवाए। ये 71A में बताया गया। 71 में हमने क्या देखा कि यदि किसी काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर आवेदन देता है तो उपायुक्त जांच उपरांत रैयत को उसकी जमीन का कब्जा दिलाएगा। इसी में एक आया 71A, ठीक है, 71A। 71A धारा 71A क्या है? ये देखिए 71A क्या कहता है कि 46 का आदिवासी रैयत की भूमि 46A में बताता है कि आदिवासी रैयत की भूमि यदि आदिवासी रैयत की भूमि
आदिवासी रैयत की भूमि का धारा, भूमि का धारा 46 का उल्लंघन होता है। आदिवासी रैयत भूमि का धारा 46 या अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है। 46 का जो भी आदिवासी रैयत की भूमि है तो उसकी भूमि में यदि 46 हमने पहले बताया क्या है, 46 भूमि के अंतरण से पर प्रतिबंध, ठीक है। तो यदि आदिवासी रैयत की भूमि के धारा 46 का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है, तो उपायुक्त क्या करेगा? उपायुक्त को वापस दिलाए। निम्न का उपायुक्त क्या करेगा? उनकी जमीन को, आदिवासी रैयत की जमीन को, उपायुक्त आदिवासी रैयत की जमीन को, रैयत की जमीन को वापस करवाएगा, वापस करवाएगा, ठीक है। अब देखो कि आदिवासी रैयत की भूमि का धारा 46 का उल्लंघन होता है तो उपायुक्त आदिवासी रैयत की जमीन को वापस करवाएगा। इसमें क्या होगा कि यदि वहां पे उस जमीन में कुछ संरचना बन गया हो, तो संरचना बन गया हो तो क्या होगा? तो जो खरीदार है उसको 6 माह का समय देगा। पहले भी हम बताएं आपको, 6 माह का समय देने के बाद बोलेगा कि आप अपना संरचना को हटाइए। यदि 6 माह के अंदर वो अपनी संरचना को नहीं हटाएगा तो इसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी, ठीक है। ऐसा ना करने पर उपायुक्त संरचना को हटा देगा, क्लियर, ठीक है। इसको लिखो, जरा सा हम लिखवाते हैं इसको, जरा सा लिखिए तो। आदिवासी रैयत की भूमि का धारा 46 का उल्लंघन होता है तो उपायुक्त आदिवासी रैयत की जमीन को वापस करवाएगा, ठीक है। इसको लिखो, वह खरीदार को बगैर किसी क्षतिपूर्ति दिलाए हुए, वह खरीदार को बगैर किसी क्षतिपूर्ति दिलाए हुए रैयत को उसकी भूमि का दखल दिलवाएगा। परंतु यदि खरीदार ने 30 वर्षों के अंदर, परंतु यदि खरीदार ने 30 वर्षों के अंदर जमीन पर भवन या संरचना का निर्माण कर लिया है, भवन या संरचना का निर्माण कर लिया है और रैयत उसका मूल्य देने को तैयार नहीं है, तो उपायुक्त खरीदार को 6 माह के अंदर, तो उपायुक्त खरीदार को
6 माह के अंदर संरचना को उठाने को कहेगा। जिसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा न करने पर उपायुक्त संरचना को हटवा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 71, इसको ध्यान दीजिएगा। अन्यथा ऐसा न करने पर उपायुक्त संरचना को हटवा देगा। यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है, लिखो इसको, पॉइंट को लिखना जरूरी है। यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है यदि उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि खरीदार ने 8 फरवरी 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 फरवरी 1969 को बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम, बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम के प्रभाव में आने के ठीक पूर्व क्षेत्र अधिनियम के प्रभाव में आने के ठीक पूर्व जमीन पर कोई सारवान संरचना, लिखिएगा, बताएंगे, सारवान संरचना या भवन का निर्माण कर लिया है तो वह आदिवासी रैयत को वैकल्पिक भूमि, आदिवासी रैयत को वैकल्पिक भूमि या उचित क्षतिपूर्ति दिलवाकर खरीदार के दखल को, उचित क्षतिपूर्ति दिलवाकर खरीदार के दखल को वैध ठहरा सकता है। दखल को, खरीदार के दखल को वैध ठहरा सकता है। परंतु यदि फरवरी 1969 के पहले, परंतु फरवरी मतलब 8 फरवरी 1969 के पहले कोई ऐसी संरचना निर्मित नहीं थी, कोई ऐसी संरचना निर्मित नहीं थी, तो ऐसी भूमि आदिवासी रैयत को वापस कर दी जाएगी। यहां सारवान संरचना, सारवान जो है ना, सारवान संरचना या भवन का अर्थ जो होगा ना, सारवान लिखा है ना, सारवान जैसे में सारवान मतलब हो गया कि 10,000 रुपया से अधिक मूल्य का निर्माण, कोई भी
कोई भी 10,000 से अधिक रुपया का कोई भी मूल भवन बना हुआ है तो वो हो गया सारवान संरचना। याद रखिएगा, सारवान संरचना से क्या अर्थ है, तो 10,000 से अधिक मूल्य से संबंधित संरचना। ठीक है, इसी में देखिएगा 71 में और अगला पैराग्राफ चेंज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 71 के अंतर्गत सार कोड का गठन की बात करता है, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी, ठीक है, कोड सार, बहुत इंपॉर्टेंट। 71 में ही क्या है, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड, सार कोड, SAR पूछ सकता है। अब शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड, इसी में प्रावधान है 71A में सार मतलब शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड, कोड इसके अंतर्गत सार ए के अंतर्गत 71A के अंतर्गत शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड का गठन किया गया, सार कोड का गठन किया गया, कोड का गठन। ये क्या है भाई, सार कोड क्या है, गठन किया गया, ठीक है। तो जनजातीय भूमि का ये कंपनसेशन देता है सर, तो सार जो होता है ना, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड का गठन किया गया, तो ये बेसिकली क्या करता है, तो जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को कंपेशन के माध्यम से अंतरण को वैधता प्रदान करता है। समझ में आया? जनजातीय भूमि का, जो भी जनजातीय भूमि है उसका गैर जनजातियों को कंपेशन जो होता है, उस कंपनसेशन के माध्यम से क्या करेगा, अंतरण की वैधता प्रदान करेगा। आपका उसको कंपनसेशन दीजिए, ठीक है, कंपनसेशन दे दीजिएगा तो आपको हम वैध घोषित कर देंगे, आपकी जमीन जो है वो वैध हो गई। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं ना, दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो सार में क्या बताया है कि जनजातीय भूमि का जनजातीय भूमि का जो भी जनजातीय भूमि है, तो जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय भूमि जो लिया, कौन लिया, गैर जनजाति लिया। अब जो गैर जनजाति भूमि को ले लिया, अब यदि जनजाति जो है वो अपनी जमीन को वापस चाहता है, क्लेम करता है, अब ये क्लेम कर दिया कि मान लो कि 30 साल से वो काम कर रहा है या ज्यादा समय हो गया हो, तब सार कोर्ट में क्या कहा गया कि सार कोर्ट में तुमको चलो यार, तुमको कंपनसेशन दे दिया जाता है। तो वो गैर जनजाति जो होगा ना, हाँ, तो उनको क्या किया जाता है कि आप उनको कंपनसेशन दे दीजिए, इतना कोई भी कंपनसेशन फिक्स होता है, और उसी कंपनसेशन के माध्यम से उनकी जमीन को वैध घोषित कर देगा। ठीक है, तो यही है सार। तो जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को, जनजातीय भूमि का
गैर जनजातियों को, जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को कंपनसेशन के माध्यम से, कंपनसेशन के माध्यम से अंतरण की वैधता प्रदान करता है। ठीक है, कंपनसेशन के माध्यम से अंतरण को वैधता प्रदान करता है। अंतरण शब्द आ रहा है तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम अंतरण बता चुके हैं। ठीक है, अंतरण को वैधता प्रदान करता है। इसलिए लिखो, परंतु यदि उपायुक्त जांच उपरांत संतुष्ट है जांच उपरांत के बाद वो संतुष्ट होता है कि खरीदार ने जमीन पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त किया है। खरीदार ने जो भी खरीदा है जमीन पर प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, ठीक है, कब्जा प्राप्त किया है, तो वह आदिवासी रैयत को जमीन का दखल दिलवाए। तो ये जो आदिवासी रैयत को जमीन का दखल दिलवाएगा और क्या करवाएगा कि बाजार मूल्य और भूमि पर किए गए विकास के बदले में क्षतिपूर्ति भी दिलवाएगा। बाजार मूल्य जो है और वो भूमि पर किए गए विकास के बदले, कितना विकास किया उसके बदले वो उसको क्षतिपूर्ति दिलाएगा। ये भी कि आदिवासी रैयत को बाजार मूल्य और भूमि पर किए गए विकास के बदले में क्षतिपूर्ति दिलाएगा। ठीक है, तो ये 71 धारा 71 हम लोग देखें, इसी में धारा एक आया 71A। 71A तो 71A क्या बताया? 71A अंतरण, यदि 46 का जो अंतरण गलत तरीके से किया गया है, उल्लंघन किया, 46 का उल्लंघन करता है, तो 46 का उल्लंघन करने के क्रम में क्या करेगा कि आदिवासियों को वाजिब हक दिलाएगा। इसी बीच क्या किया गया, सार कोड का गठन किया गया, और सार कोड के अंतर्गत क्या किया गया कि जनजातीय भूमि का गैर जनजाति को कंपनसेशन के माध्यम से क्षतिपूर्ति की बात करती है। अंतरण को वैधता। ठीक है, अब आइए इसमें 71A के बाद एक आएगा 71B, मतलब यदि भूमि का अवैध अंतरण किया गया तो उस पर सजा का बात किया। 71B वो सजा है, यदि किसी भी गलत तरीके से भूमि का अवैध अंतरण हुआ है तो उस पे
सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान, तो ये सजा का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष की सजा। ठीक है। 71 बी, 71 बी, 71 बी, 71 बी, भूमि का अवैध हनन, भूमि का अवैध अंतरण, अवैध अंतरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि का 71 भी क्या है? भूमि का अवैध अंतरण से, इसका जो संबंध है भूमि का अवैध अंतरण से। ठीक है। इसमें क्या है? भूमि का अवैध अंतरण होगा तो 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया, जुर्माना का प्रावधान, आपको जुर्माना लगेगा। तो ये 71 बी है, 71 बी भूमि का अवैध अंतरण से संबंधित है, 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान। धारा 118 काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि, विशेषाधिकार की भूमि का जो परिभाषा है उस परिभाषा को बताया गया। कौन सी भूमि कहती है? जमींदार की विशेषाधिकार की भूमि क्या कहलाती है? मझियस भूमि। तो मझियस भूमि के बारे में यहाँ पे होता क्या है उसके बारे में बताया गया। इम्पोर्टेंट धारा में 118 को नहीं लिखवाए, लिखवाएं नहीं सर, 264 सीधे 264 वही 118 इम्पोर्टेंट धारा में एक धारा 118 भी होगा, स्लिप हो गया होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए 118 धारा 118 जमींदारों के विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा। 118 क्या है? जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि की परिभाषा। जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि की परिभाषा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जमींदारों के विशेषाधिकार की भूमि की परिभाषा जो है वो किसमें कहा गया है? धारा 118। ठीक है। तो विशेषाधिकार अब इसमें होता है कि विशेषाधिकार भूमि का आशय क्या है? विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो आशय क्या, आशय मतलब क्या है, क्या आशय? जिस पर जमींदार स्वयं या फिर अपने परिवार के सदस्य के द्वारा खेती करता है। विशेषाधिकार की भूमि की जो परिभाषा है कि जिस पर जमींदार स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, जिस पर जमींदार स्वयं या अपने परिवारों के सदस्यों के द्वारा क्या करता है? खेती करता है, जिस पर जमींदार स्वयं या अपने परिवारों के सदस्यों के द्वारा खेती करता है अथवा नौकरों के द्वारा खेती करवाता है, अथवा नौकरों के द्वारा खेती करवाता है, अथवा नौकरों द्वारा खेती करवाता है, नौकरों के द्वारा खेती करवाता है।
ठीक है, अथवा भाड़ा श्रमिकों के द्वारा, अथवा भाड़ा श्रमिकों के द्वारा खेती करवाता है, अथवा काश्तकार को, अथवा काश्तकार को एक वर्ष से कम अवधि का पट्टा मतलब लीज देकर खेती करवाता है। ठीक है, तो ऐसी भूमि जो होती है जमींदारों के विशेषाधिकार की जो भूमि है, ऐसी भूमि को हम लोग एक नाम बोलेंगे जिरात भूमि। जिरात भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जमींदारों के विशेषाधिकार की जो भूमि है, तो कौन सी भूमि, इसका आशय क्या है, जिस पर जमींदार स्वयं या अपने परिवारों के सदस्यों के द्वारा खेती करता है, अथवा नौकरों के द्वारा खेती करवाता है, या भाड़ा श्रमिकों के द्वारा, या काश्तकारों को 1 साल से कम की पट्टी दे, हाँ, काश्तकारों के द्वारा जो 1 वर्ष से कम अवधि का पट्टा या लीज लेकर खेती करवाता हो। तो ऐसी भूमि जो छोटा नागपुर में क्या कहलाती है, जिरात भूमि, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। छोटा नागपुर में क्या कहलाती है, जिरात भूमि। और छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में ऐसी भूमि जो रजिस्टर में मझियस भूमि कहलाती है। तो ऐसी भूमि को हम लोग या तो जिरात भूमि बोलेंगे या फिर मझियस, पहले भी हम दिखा चुके हैं, मझियस भूमि। तो मझियस जो भूमि है वो किसने कहा गया है, तो छोटा नागपुर मझियस भूमि किसमें कहा गया है कि छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में ऐसी भूमि रजिस्टर में मझियस या बैठ खेता, याद रखिएगा, मझियस जिरात बोलेंगे या मझियस बोलेंगे या बैठ खेता बोलेंगे, बैठ खेता के नाम से दर्ज है। ठीक है, तो जमींदारों के विशेषाधिकार की जो भूमि हुई वो क्या हुई, मझियस भूमि या जिरात भूमि या बैठ खेता भूमि। सर वहाँ 1869 हो या 1969 हो? 1869 छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 टेन्योर और टेनेंसी दोनों अलग अलग ये हैं। पहले आया था 1869 टेन्योर है। आइए धारा जो लास्ट धारा होगा वो 264 धारा 264 धारा 264 धारा 264 धारा 264 क्या है, तो राज्य सरकार सीएनटी एक्ट 1908 के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए नियम का निर्माण कर सकती है। ठीक है, कोई भी नियम जो है वो उसके उद्देश्य को राज्य सरकार सीएनटी एक्ट 1908 के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए नियम का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो अब
सीएनटी में इतना धारा है और इसकी ये सारी विशेषताएं हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने कोशिश किया आपको सीएनटी को समझाना। ठीक है, कल हम लोग सीएनटी से संबंधित 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको जेपीएससी के लिए होगा, उस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है।